हमारे संविधान में ना न्याय का एक ऐसा रास्ता भी है जो थोड़ा अलग है। एक ऐसा सिस्टम जो अदालतों से हटकर ज्यादा तेजी से और खास मामलों पर काम करता है। आज हम इन्हीं अधिकरणों यानी ट्रिब्यूनल्स की पूरी कहानी समझने वाले हैं। ये जो तारीख पे तारीख वाला डायलॉग है ना, ये सिर्फ फिल्मों की बात नहीं है, ये हमारी अदालतों की एक बड़ी सच्चाई है। और इसकी सबसे बड़ी वजह केस, इतने सारे केस। तो भाई, इसी बहुत बड़ी चुनौती से निपटने के लिए एक नया रास्ता निकाला गया। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि अदालतों पर इतना बोझ है ही क्यों, फिर जानेंगे कि संविधान ने इसका क्या हल निकाला। इसके बाद 323A और 323B के बीच का फर्क समझेंगे, फिर आएगा सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत जरूरी फैसला, और आखिर में बात करेंगे कि ये पूरा सिस्टम हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, अदालतों का बोझ क्यों। देखिए, ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका हल संविधान के दायरे में ही खोजना था। तो देखिए, इन ट्रिब्यूनल्स को बनाने के पीछे का मकसद ना बिल्कुल सीधा सा था। पहला, जो हमारी रेगुलर अदालतें हैं उनका बोझ थोड़ा कम किया जाए, और दूसरा, कुछ खास तरह के जो मामले होते हैं उन्हें जल्दी जल्दी फटाफट निपटाया जाए। मतलब ऐसा इंसाफ मिले जो तेज तो हो ही, साथ में एक्सपर्ट्स के हाथों से गुजरा हो। तो सवाल उठता है, संविधान ने इस बड़ी चुनौती का सामना किया कैसे? इसका जवाब हमें मिलता है साल 1976 में हुए 42वें संशोधन में। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, इसने तो संविधान में एक पूरा का पूरा नया चैप्टर ही जोड़ दिया था। तो इस संशोधन ने संविधान में एक नया हिस्सा जोड़ा, भाग 14A, और इसी भाग के साथ इंसाफ के लिए दो बहुत ही पावरफुल नए औजार सामने आए, आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B। तो ठीक है, अब जरा गहराई में उतरते हैं। ये दो आर्टिकल्स 323A और 323B आखिर हैं क्या, और इनमें फर्क क्या है? सच पूछिए तो इन ट्रिब्यूनल्स का पूरा खेल इन्हीं दो आर्टिकल्स में छिपा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 323A की। इसको आप ऐसे समझिए जैसे ये सरकारी नौकरी से जुड़े मामलों का एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, मतलब हमारे सरकारी कर्मचारी, उनकी भर्ती से लेकर उनकी सर्विस की शर्तों तक, उनसे जुड़े जितने भी झगड़े हैं उनको सुलझाना। अब इसकी कुछ खास बातें हैं जो इसे बिल्कुल अलग खड़ा करती हैं। पहली बात, इसे बनाने की पावर सिर्फ और सिर्फ हमारी संसद के पास है और किसी के पास नहीं। दूसरी बात, ये केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और जो लोकल बॉडीज होती हैं उन सब के कर्मचारियों के मामले देखता है, जैसे कि कैट और सैट, ये इसी के उदाहरण हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं ना, ये बहुत सख्त कानूनी दांव पेच में नहीं उलझते। ये नेचुरल जस्टिस यानी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर काम करते हैं। तो ये तो हुई बात 323A की। अब आते हैं आर्टिकल 323B पर। देखिए, अगर 323A एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, तो समझिए 323B एक मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। मतलब ये सिर्फ एक नहीं बल्कि कई दूसरे खास तरह के मामलों को देखने के लिए बनाया गया है। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? वो ये है कि इसे हमारी संसद भी बना सकती है, और राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं वो भी बना सकती हैं। और इसका दायरा, अरे वो तो बहुत ही बड़ा है। सोचिए, टैक्स से जुड़े मामले, मजदूरों के झगड़े, जमीनी सुधार, यहां तक कि चुनावों से जुड़े मामले भी सब इसमें आ सकते हैं। और हां, एक और बड़ी बात, इसमें एक के ऊपर एक ट्रिब्यूनल की पूरी सीढ़ी, मतलब एक हायरार्की भी हो सकती है। तो अब इन दोनों के बीच का जो फर्क है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, 323A का सब्जेक्ट सिर्फ एक है, पब्लिक सर्विस। वहीं 323B में टैक्स से लेकर जमीन तक कई मामले आ जाते हैं। बनाने की पावर 323A में सिर्फ संसद के पास, लेकिन 323B में संसद और राज्य दोनों के पास। और सबसे बड़ा फर्क, 323A में सिर्फ एक लेवल होता है, कोई हायरार्की नहीं, जबकि 323B में कई लेवल्स की एक पूरी चेन हो सकती है। यही वो चीजें हैं जो इन दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग बनाती हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यहां उठता है, क्या इन ट्रिब्यूनल्स का फैसला ही फाइनल होता है? क्या इसके आगे कोई सुनवाई नहीं? तो जवाब है जी नहीं। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है हमारे सुप्रीम कोर्ट की, जिसने एक बहुत जरूरी चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बनाया है। बात है साल 1997 की, और केस का नाम था एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ। ये एक ऐतिहासिक केस था। इस एक केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इन ट्रिब्यूनल्स की ताकत पर जो सीमाएं लगाईं वो हमेशा के लिए तय हो गई।
अब देखिए, इस फैसले को ठीक से समझने के लिए हमें एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू। ये क्या है? ये दरअसल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वो सुपर पावर है जिससे वो संसद के बनाए किसी भी कानून या सरकार के किसी भी आदेश को संविधान के तराजू पर तौल सकते हैं। और ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये हमारे संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। और एल चंद्र कुमार केस का पूरा सार, उसका निचोड़ यही था। सुप्रीम कोर्ट ने एकदम साफ साफ कह दिया कि भाई किसी भी ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं जुडिशरी की मदद करने के लिए, उसकी जगह लेने के लिए नहीं। जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो हमेशा इनसे ऊपर रहेगी। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी सवाल पर। आखिर ये पूरा का पूरा सिस्टम इतना जरूरी है क्यों? इसका जवाब सिर्फ 2 शब्दों में है, स्पीड और एक्सपर्टीज। तो चलिए आज की इस पूरी बातचीत से 3 सबसे जरूरी बातें निकाल लेते हैं। पहली, स्पीड। ये सिस्टम अदालतों का बोझ कम करता है और इंसाफ की रफ्तार को बढ़ाता है। दूसरी, एक्सपर्टीज। इन मामलों की सुनवाई वो लोग करते हैं जिन्हें उस फील्ड की गहरी जानकारी होती है, जो उसके एक्सपर्ट होते हैं। और तीसरी और सबसे अहम बात, ये सिस्टम सप्लीमेंट करता है, रिप्लेस नहीं करता। मतलब ये न्यायिक व्यवस्था के मददगार हैं, मालिक नहीं, और हमेशा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही काम करते हैं। तो ये थी कहानी हमारे संविधान में मौजूद ट्राइब्यूनल्स की। लेकिन ये हमें एक दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और समाज बदल रहे हैं, भविष्य में और कौन से नए एरियाज हो सकते हैं जिनके लिए हमें ऐसे ही स्पेशल और फास्ट ट्रैक ट्राइब्यूनल्स की जरूरत पड़ सकती है? इस पर सोचने वाली बात है।